Are you sure? ठीक है। क्या हुआ रंजीत? मित्रों, यूपीएससी चेयरमैन साहब ने हमें सीएपीएफ पेपर सेट करने के लिए बुलाया है। पकड़ लिया। मेरे ख्याल से तो हम सबको चलना चाहिए। चेयरमैन साहब, आपने हमें सीएपीएफ परीक्षा के पेपर सेटिंग के लिए याद किया। मैं जानता हूं। बैठो। तुम लोग समझते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर सेट करने से यूपीएससी की गरिमा बढ़ती है, तो गलत है। क्योंकि डर खत्म तो इज्जत खत्म। लेकिन आज देखो, इस बार सीएपीएफ की परीक्षा में ऐसे अतरंगी सवाल बनाओ जो कि विद्यार्थी तो क्या, उसकी 7 पुश्तों ने सोचे ना हो। ऐसे भी सवाल बनाओ जिसका एक से ज्यादा सही जवाब हो। लेकिन शाकाल साहब, अगर किसी विद्यार्थी ने शिकायत कर दी कि एमसीक्यू में 1 से ज्यादा जवाब आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ 7 दिनों तक ही ऐसी शिकायत अर्जियों का स्वीकार करेंगे। ये मेरा नया शौक है। खेल दे। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। क्यों? हमारा खेल पसंद नहीं आया? नहीं, मेरा ईमान मुझे ऐसे अतरंगी सवाल बनाने की इजाजत नहीं देता। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जी हाँ मित्रों, मेरा दिमाग चक्रम हो गया है क्योंकि ये यूपीएससी का सीएपीएफ 2024 का पेपर देख लिया। एक तो डिबेटेबल क्वेश्चंस कुछ हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल विषय के प्रश्न पूछ रहे हैं, और कुछ क्रेजी जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं, मतलब जिसकी कोई तर्क ही नहीं बनती उसको पूछने की। जिन लोगों को नहीं पता है सीएपीएफ क्या है, हर साल यूपीएससी ये बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर ऑफिसर्स की भर्ती के लिए ये परीक्षा लेती है। बहुत सारे विद्यार्थी जो ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम माने आईएएस आईपीएस वाली परीक्षा की तैयारी करती हैं, उसमें उनका नंबर नहीं लगे तो वो प्लान बी के रूप में ये परीक्षा भी देते हैं। इसके पेपर हमको देखने चाहिए क्योंकि जो प्रोफेसर्स आईएएस का पेपर बनाते हैं वही इसका भी क्वेश्चन बैंक के अंदर कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, तो हमें पता चले कि इनके दिमाग में आजकल क्या चल रहा है। तो ये सब चल रहा है, जिसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कुछ डिबेटेबल क्वेश्चंस। मित्रों, अलग अलग वर्षों के अंतराल पे भारत सरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करती है। अब यूपीएससी ने ये सीएपीएफ में ऐसा पूछा कि देखो, ऐसा चौथा सर्वे हुआ, उसके बाद 5वां सर्वे हुआ, तो कौन सी चीज़ में सुधार नहीं हुआ है बोल के 4 ऑप्शन दिए थे, इन्फेंट मोर्टालिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, एनीमिया, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इसमें तकलीफ क्या है ये प्रश्न के अंदर कि जो मोटापा है वो भी बड़ा है और एनीमिया भी बड़ा है। और ये मैं अपने दिमाग का नहीं बोल रहा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने ही बोला कि सर्वे नंबर 4 से सर्वे नंबर 5 में जाए तो इन चीज़ों में मतलब ख़राब तरीके से वृद्धि हुई है, तो इट डज़ नॉट शो एन इम्प्रूवमेंट। अब प्रश्न क्या है कि विच डज़ नॉट शो इम्प्रूवमेंट, तो ये भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो इसके तो 2 जवाब हो गए ना, तो ये तो प्रश्न ही गलत है। अब ऐसा जब होता है तो शायद ये भी हो सकता है कि मैं जब पावर पॉइंट बना रहा था तो मेरा प्रश्न पढ़ने में गलती हुआ हो, तो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेट है उसको भी चेक किया, तो उसमें भी आप पॉज करके देखो यही प्रश्न है और इसमें ये 2 जवाब बन सकते हैं एज पर द ऑफिशियल साइट्स। ये एक प्रश्न हुआ डिबेटेबल। अभी दूसरा मुद्रा लोन के बारे में, लेकिन पहले मुझे आपको थियरी बतानी पड़ेगी। देखिए, जो माइक्रो एंटरप्राइज होते हैं मतलब छोटे उद्योग, आचार पापड़ अगरबत्ती सब बनाते हैं, उनकी मदद के लिए सरकार लेकर आई मुद्रा लोन्स। उसमें बात ऐसी थी कि 10 लाख रुपए तक के लोन मिल सकते हैं। हालांकि ये जुलाई में जो चुनाव के बाद नया बजट आया उसमें बोला कि 20 लाख तक के लोन भी मिल सकते हैं, यानी कि किसी भी सूरत में मैक्सिमम 15 लाख के लोन मिल सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट तो गलत ही हो जाएगा। ये एक बात हुई। दूसरा,
जब भी आप मुद्रा लोन या कोई भी लोन लेते हैं तो असल में क्या करें, बैंक मैनेजर आपके नाम पे एक और नया अकाउंट खोलेगा, जो भी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट कुछ, और लोन का पैसा उस बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर वहाँ से आप इस्तेमाल करो। आपको फॉर एग्जांपल आपको ज़मीन खरीदनी है तो वो हो गया फिक्स कैपिटल, अचल पूंजी या संपत्ति। तो फिर आप क्या करेंगे, आपके जो बैंक अकाउंट में लोन का पैसा आया है उसका आप चेक लिख के उस ज़मीन मालिक से ज़मीन खरीदेंगे। सो यू कैन परचेज द फिक्स कैपिटल या यू कैन इन्वेस्ट इन फिक्स कैपिटल, करेक्ट। मान लीजिए आपको ये कुछ जो कैलेंडर बनाने की कंपनी खोलनी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा, कागज़, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल, तो वो भी आप इस लोन के पैसों से खरीद सकते हैं। असल में मुद्रा लोन जो आपको मिलते हैं उसके साथ वो जो नया बैंक खाता खोलते हैं उसका एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, और वो डेबिट कार्ड से आप समझो कि अमेज़ॉन पे गए एंड यू कैन गिव द नंबर और आप खरीद लो सामान, या यूपीआई से भी पैसा से आप सामान खरीद सकते हैं। सो ऑल इज़ पॉसिबल। फिक्स कैपिटल में भी और वर्किंग कैपिटल में भी ये लोन इस्तेमाल हो सकते हैं, मदद करते हैं। और ये सब मैंने लेक्चर में पढ़ाया भी है और अपने दिमाग का नहीं पढ़ा, ये सब उनकी प्रेस स्टेटमेंट और ईयर बुक में दिया है। अब इन्होंने जो प्रश्न पूछा वीडियो पॉज करके देखो कि गलत वाक्य पूछें। ओके, तो देखिए गलत वाक्य पहला कि 2015 में इसको चालू किया गया, हाँ तो ये तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अब जो दूसरा कहता है कि लोन अप टू 15 लाख, तो वो गलत है ना। अब तक कितना था, 10 लाख, नए बजट के बाद 20 लाख, बट इन एनी सेंस 15 लाख तो है नहीं, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड कर। पर अब तकलीफ है, तीसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। वो क्या बोला है कि अंडर दिस स्कीम ओनली टर्म लोन्स रिक्वायरमेंट कैन बी मेट एंड नॉट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये भी गलत है, वर्किंग कैपिटल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट पे लिखा है, और बाकी भी जगह इकोनॉमिक सर्वे से लेके हर जगह उन्होंने, बल्कि ये फिक्स कैपिटल वाला भी और वर्किंग कैपिटल दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसी यूपीएससी ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम लिया, उसमें भी सिमिलर प्रश्न था, व्हाट आर द ऑफरिंग्स ऑफ मुद्रा लोन, उसमें भी इसी हिसाब से जवाब बनता था। तो अब इनको रॉन्ग स्टेटमेंट, तो 2 रॉन्ग स्टेटमेंट बन रहे हैं, और ये भी सीडी ऑप्शन है, तो ये भी डिबेटेबल या गलत हो गया ना, क्योंकि कोई जवाब सही है नहीं। यहाँ पर भी चेक करने के लिए मुझसे डेटा एंट्री में गलती नहीं हो रही है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की कॉपी भी आपके सामने है। अब प्रश्न, जब भी ऐसा विवाद हो जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है या गलत, तो क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की पॉलिसी के हिसाब से विद इन 7 डेज आपने फरियाद करनी होती है। हालांकि ये सीएपीएफ के लिए परीक्षा की फरियाद की तारीख मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई है। मैं भी इसको पहले नहीं देख सका क्योंकि मैं मेंस का अपना कोर्स चला था, मैं उसमें बिजी था। उसके बाद ये बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आ गया, उसके बाद और छोटे मोटे कम। तो यूजुअली सीएपीएफ का पेपर ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसको तुरंत देखने बैठ जाए, जो हम ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं। इसलिए अब तारीख चली गई है, तो इसकी फरियाद भी करो तो इसका कुछ निकाल हो, मुझे लगता नहीं। बट नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हो तो मैं भी देखूंगा और आप भी देखना, और कुछ भी गलत हो तो उनका ये जो लिंक है उसमें जाके विद इन 7 डे आप कंप्लेन करें। तो एक तो बात हुई कि डिबेटेबल क्वेश्चन, जहाँ एक से ज़्यादा ऐसी चीज़ हो रही है, और ये सिर्फ अपने इकोनॉमी सब्जेक्ट का रोना ऐसा नहीं है, मेरी प्रतीक सर से भी बात हुई, हिस्ट्री में भी कुछ ऐसी ही गड़बड़ प्रश्न हो रहे हैं, जिसका वो अलग से वीडियो कुछ दिनों में बनाएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। दूसरे 2 प्रश्न तकलीफ इस पेपर में ये है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पूछा है और क्रेजी जनरल नॉलेज जो उम्मीद से बाहर का है। समझते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके ये प्रश्न पढ़ो कि जिसमें इन्होंने पूछा है कि बजट की ये वाली व्याख्या कौन सी कमिटी ने दी थी। मैं पढ़ भी नहीं, वीडियो पॉज करें, 3, 2, 1 स्टार्ट। इसका करेक्ट आंसर है कि प्लाउडेन रिपोर्ट ने ऐसा सब बोला था। अब प्रश्न है इसका सोर्स क्या है, ये जवाब कहाँ से मिलेगा। असल में लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक किताब है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बच्चे पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या, हर एक चैप्टर के शुरुआत में उसने ऐसे 10-15 थिंकर के डेफिनेशंस दिए होते हैं, तो उधर से उठा के उसने ये पूछा है। और ये सिर्फ ऐसा एक ऐसा नहीं, ऐसे 2-3 और भी प्रश्न हैं जो पॉलिटी सेगमेंट में, जो भी मैं आपको बताऊं। शायद मेरी वो स्लाइड लगानी रह गई, बट बेसिकली उसने पूछा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने बनाया, और वो पॉल एप्पलबी का रिपोर्ट था। सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए होता कमेटी ने क्या बोला, और 2-4 और कमेटी थे उसने क्या बोला। ऐसे वो प्रश्न पूछे जो पॉलिटी के रूप में भी वो सेंस बनती नहीं, ये एकदम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेरिटरी में ले जाता है। अब कुछ लोग कहें हाँ तो ये किताब पढ़ के हम खरीद लेंगे, भाई ये 600-800 पेज की तो किताब है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट गुड इफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट योर ऑप्शनल। मुझे लगता है इनका कुछ जो भी कंप्यूटर में डेटा करप्ट हो गया या ग्लिच हो गया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के जो एमसीक्यू पूछे जाते 2011 सीसेट के
पहले के समय में ऐसा होता था कि प्रीलिम में सेकंड पेपर, आईएएस प्रीलिम में सेकंड पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का रहता, उधर से इनका गलती से ये प्रश्न आ गए, या किसी और डिपार्टमेंटल एग्जाम का पेपर बनाना था और वो इसी प्रोफेसर ने ये भी जमा कर दिया, उसको अनुभव नहीं है। तो ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2-3 ऑप्शनल उन्होंने ऑप्शनल के एमसीक्यू पूछे हैं, जो कि ठीक नहीं हो रहा है। तीसरा है क्रेजी जनरल नॉलेज। देखिए, जनरल नॉलेज के नाम पे हम घर से तैयारी करके क्या जाएंगे कि ये नेशनल अवार्ड्स किसको मिले, पद्मश्री, स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स, बुकर प्राइज़ किसको मिला है, नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, कौन से फेमस किताबें लिखी गई हैं, राइट। दिस इज मिलिट्री की अलग अलग एक्सरसाइज क्या चल रही है। अब इसने क्या पूछा है कि ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंसी इन टेक्नोलॉजी अवार्ड ये कौन सी भारतीय कंपनी को, सरकारी भारतीय कंपनी को मिला है करके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसका जवाब है एनटीपीसी। तो दिस इज ऑल्सो क्रेजी क्वेश्चन, क्योंकि इतना हम लोग पढ़ के नहीं जा सकते। ऑफकोर्स अब मैं सपोज चैट जीपीटी के अंदर ऐसा कुछ नया स्क्रिप्ट डेवलप करूं कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में रोज़ जितने आर्टिकल आते हैं उसको वो डाउनलोड करे, रीराइट करे और मेरी वेबसाइट पे चढ़ाता रहे, और फिर जब भी आप सर्च करो और आपको ये मिल जाए और फिर मैं कहूँ देखो मेरे मटेरियल से आया, बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, इतना कोई याद नहीं रख सकता। और ये तो कोई नोबेल प्राइज़ या ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट कि आदमी को तैयार करके घर से जाना चाहिए। ना नोबेल प्राइज़ है, नेशनल फिल्म अवार्ड है, बुकर प्राइज़ है, क्या है। अब कुछ लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट ये कहेंगे भाई तुम हंगामा क्यों कर रहे हो, क्रेजी जनरल नॉलेज पूछते हैं तो पूछने दो ना, स्किप कर देना चाहिए आपको। वैसे भी ये सीएपीएफ के 120 एमसीक्यू थे, सारे टिक करने हैं नहीं, कट ऑफ कभी 100% होगा नहीं, आई एक्सेप्ट। लेकिन जब भी ऐसी रैंडमनेस बढ़ना चालू हो जाती है तो जो सीधे साधे बोले बाले छोटे गांव शहर के बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के, बिना ये सीबीएसई या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर सीधे आ रहे हैं इसमें, उनका नुकसान होता है। जबकि ये जो गैमलर, गैस मास्टर्स, मेटा कीवर्ड एनालिसिस टाइप के विद्यार्थी होते हैं बड़े स्कूल कॉलेजों से, उनके फ़ायदे हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो इसमें सब तुक्के लगाएंगे और तुक्के उनके सही भी हो जाए। क्यों सोचने बैठे देखो कि देखो ये जो 4 कंपनियां लिखी इसमें फेमस ये 2 हैं और उसके अंदर वो तुक्का मारे, ये हो सकता है, ये हो सकता है बोल के, तो ये सब जो गैमलर टाइप के लोग होते हैं मेटा कीवर्ड एनालिसिस वाले, उनकी चांदी हो जाए। सो इम्पैक्ट ऑफ रैंडमनेस इज दैट बोले विद्यार्थी को मिले नहीं और ऐसे सब गैस मास्टर जीत जाएं, जिनको असल में सीएपीएफ की नौकरी करनी भी नहीं है, उनको नौकरी नहीं करनी, वो सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए और सिर्फ होशियारी मारने के लिए करते, वो ज्वाइन तो करना है नहीं उनको। सो इट इज़ एन इनजस्टिस। खैर ऐसी सब जो प्रैक्टिस करनी होती है कि एमसीक्यू ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करो, एलिमिनेशन टेक्निक और मेटा कीवर्ड फला टीम का, तो अनअकैडमी की तरफ से अलग अलग समय पे यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट होती है, जिसके अंदर ये जो भी सब मोबाइल, लैपटॉप, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड्स और जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसमें अप टू 90% स्कॉलरशिप ये सब मिलता है। तो आप दे सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इस रविवार को 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे 2 बार होता है, आप जो आपको ठीक लगे दे सकते हैं, वो फ्री टेस्ट है। खैर, तो मैं बता रहा था डिबेटेबल क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के क्वेश्चन, क्रेजी जनरल नॉलेज, इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, अब सारे 120 की चर्चा इधर मैं करने नहीं बैठा। अब हम नॉर्मल सवाल सॉल्व करते हैं जो इकोनॉमी सब्जेक्ट से पूछे गए। सो रिमेनिंग सेक्शन इज अबाउट जो नॉर्मल सवाल इकोनॉमी सब्जेक्ट से पूछे गए। अब इस सेक्शन को चालू करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं। पहला, आई विल रन फास्ट, मतलब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, पूरे सारे ऑप्शन समझाने नहीं बैठूंगा, वो आप वीडियो पॉज करके देख लेना। दूसरी पूर्व शर्त है कि आप कम से कम इकोनॉमी का प्रीलिम्स का बेसिक सिलेबस और सारे टॉपिक्स बेसिक जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ो, वरना यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड कि आदमी क्या बात कर रहा है। जल्दी इसलिए भी मैं चलाऊंगा कि यूजुअली आप समझो कि जो ऑलरेडी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ऐसे लोग सीएपीएफ में देते हैं, तो मुझे यहाँ पर सबको स्पून फीड करने की ज़रूरत नहीं कि इसका रेपो रेट में ये करेंगे तो वो होगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड भाई, तुम वो करके बैठे हो। थर्ड, बाकी के सेक्शन में मैं ब्रैगिंग, मतलब कि देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे मटेरियल से सॉल्व हो सकता था वगैरह वगैरह मैं बताऊँगा, और उसके 2 कारण हैं। पहला, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम फी लेते हो तो पढ़ाई में से कुछ आता भी है कि नहीं, और दूसरा, मेरे खिलाफ कुछ लोग नेगेटिव पीआर चलाते हैं कि इसके नोट्स बहुत लंबे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए भी बोलना पड़े। क्योंकि आप समझो हाथ रुमाल की साइज़ के मैं नोट्स आपको पढ़ा दूं तो उससे सिर्फ तजुर्बा ले सकते हैं, आप टॉपर नहीं बन सकते। उसके लिए तो ज़्यादा मोटा मटेरियल आपको देखना ही पड़ेगा। जैसे प्रश्न ये सीएपीएफ में आ रहे हैं, आईएएस की तो आप दूर और ऊपर ही बात हो जाती।
नाउ एनालिसिस CAPF 2024 का जो पेपर हुआ, कुल 120 MCQ में से 24 प्रश्न ऐसे हैं जो इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम और ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं उसमें से पूछे गए। अब इसके अंदर करीब 15 ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे नोट्स या लेक्चर से सॉल्व हो सकते हैं। 2-3 ऐसे हैं जिसमें 50-50 एलिमिनेशन टेक्निक अपना सकते हैं जो मुझसे पढ़ाओ। करीब 7-1 प्रश्न ऐसे हैं कि जो ऐसा माइक्रोस्कोपिक जनरल नॉलेज पूछा गया जो मैंने पढ़ाया नहीं, जो ईयर बुक में दिया अपन मैंने उस तरह से अपने नोट्स में समराइज ना किया होगी, इतना करने का फ़ायदा नहीं, या एकदम रैंडम चीज़ पूछी हो जैसा ये फैमिली हेल्थ सर्वे और वो कौन से सरकारी कंपनी को अवार्ड मिला, ऐसा कुछ पूछे। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है तो 15 अगस्त से प्रीलिम्स के लिए मेरा कोर्स चालू हो गया है। अभी 4 लेक्चर ही हुए हैं तो नॉट टू लेट टू ज्वाइन। और मेंस का कोर्स 3 अक्टूबर गांधी जयंती के एक दिन बाद होगा। उसके बाद अगले साल सीधा कोर्स आएगा फरवरी के मिडल में प्रीलिम्स के लिए और फिर जून जुलाई में आएगा मेंस के लिए। तो मतलब 2025 की जो एग्ज़ाम सीज़न है उसके लिए मेरे कुल मिला के 4 कोर्सेज आएंगे एक के बाद एक। कोई भी 2 आपको देखना है, एक प्रीलिम्स का एक मेंस का। फरवरी में भी ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन फिर आपको रिवीजन का टाइम कम मिलेगा क्योंकि IAS की प्रीलिम तो मई महीने में होनी है। और ये पूरी चीज़ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है। तो ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, CSAT, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग इज़ कंबाइंड एंड इट इज़ अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल ऑफर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसमें ऐसा नेटफ्लिक्स टाइप का है, बाइलिंगुअल भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के टीचर से भी पढ़ सकते हैं, प्योर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, इधर से इधर बैच चेंज भी कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, सब कुछ अनलॉक्ड। एडिशनली आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं आपकी इच्छा है तो। खैर अब CAPF का आप पेपर सॉल्व करते हैं। कुल मिलाकर इकोनॉमी के क्वेश्चन तो समझो इकोनॉमी में 6 पिलर में पढ़ाता हूँ, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, GDP वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली तो बात ये RBI की मॉनेटरी पॉलिसी और महंगाई से लड़ना है तो CRR बढ़ाना चाहिए, रेपो बढ़ाना चाहिए। ये मैं डजन बार पढ़ा चुका हूँ, फ्री क्लासेस में भी, पेड क्लासेस में भी, वो देख लेना। इधर भी विन 23-24 सीरीज़ वगैरह में होगा। उसमें सिंपल प्रश्न पूछा था, वीडियो पॉज करके देख लेना आप। और इस पूरे लेक्चर का डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, पावर पॉइंट लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेंगे तो महंगाई से लड़ सकते हैं, मनी सप्लाई चेंज, ईजी क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड की हर एक जो तैयारी करके गया इसको आना चाहिए। फिर एक रैंडम प्रश्न पूछा ये डिजिटल पेमेंट का कि जयवान ये किस देश का डेबिट कार्ड है, इसका जवाब होता है UAE। ये मेरे मटेरियल में नहीं है, इसका कारण कि न्यूज़पेपर में ये ज़्यादा कुछ लाउडली आया ही नहीं था। देखिए कुछ समय पहले इंडिया और UAE का एक लोकल करेंसी सेटलमेंट स्कीम ऐसा कुछ अग्रीमेंट हुआ था, उसमें UPI से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो बात हुई थी, और अपना इंडियन रुपए कार्ड वो वहाँ पर सेट हो सके ऐसी भी कुछ बात थी। पर उनका J1 क्रेडिट कार्ड है, ये तो शायद एक आध आर्टिकल ये पूछा, उसके बाद मैं सर्च किया तो देख पाया, तो इट इज़ रैंडम नहीं दिया था और मैं कबूल करता हूँ। तो मॉनेटरी पॉलिसी सॉल्व कर सकते हैं, J1 कार्ड मेरे मटेरियल से सॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि अब मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा, तो अगले साल जब मैं फ्री सीरीज चलाऊँगा विन 25 फरवरी 2025 से, तो उसमें अपडेट कर देंगे। अभी सेकंड पिलर बजट टैक्सेशन, इसके अंदर फाइनेंस कमीशन से ही 2-3 तो प्रश्न पूछ लिए और एक जैसे मिलते जुलते पूछ लिए। टैक्स का डेटा कुछ पूछा है, 1-2 थियरी रैंडम चीज़ें पूछी हैं, समझते हैं। देखिए हर बार जब मैं बजट पढ़ाता हूँ, जो यूट्यूब पे भी होता है अलग अलग जगह पे, मैं बार बार सबको बोलता हूँ कि कौन से टैक्स में से ज़्यादा और कौन से में से कम आमदनी हो रही है ये रट के जाना है फॉर द नॉन IAS एग्ज़ाम। लेकिन कुछ लोग गरीब की बात सुनने को तैयार नहीं, तो वो रटते नहीं और फालतू की UPSC टेस्टिंग IQ नहीं EQ और कंसेप्ट ही तैयार करते, फैक्ट तो तैयार नहीं करने चाहिए और वो सब। तो ये देखो तुम्हारी नज़र के सामने क्या पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप टैक्स को अरेंज करो, और ध्यान रखना है कि ये 2023 के बजट के बारे में पूछा है। देखिए बात क्या है, 2024 के बजट में डेटा अलग हो जाएगा, 2023 के बजट में डेटा अलग हो जाएगा। वीडियो पॉज करके सुकून से देखना, ये सब फ्री मटेरियल जो विन 23-24 इन सब में होता ही है मेरे। तो उस हिसाब से कस्टम, उससे ज़्यादा कमाई एक्साइज, उससे ज़्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स, उससे ज़्यादा GST, ऐसा कुछ सीन बन रहा है। सो यू हैव टू प्रिपेयर, मतलब ये मैंने अगर पढ़ा भी दिया तो कोई एहसान नहीं किया या मेरी कोई बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है, क्योंकि अगर आप PYQ देखो, ये CAPF, CDS, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस एग्जाम, ये रटाई चीज़ें पूछी जाती है। इट इज़ एक्सपेक्टेड आप तैयार करके जाओ, तो आई वुड लेबल इट एज ईजी। जो भी जा रहा है सीरियस है तो करके जाना चाहिए। आपने नहीं किया और आपका सिलेक्शन नहीं हो तो अगले साल सब रट के जाना,
ये भी नहीं और बाकी जितनी एग्ज़ाम है उन सब के लिए। फिर एक थोड़ा रैंडम माइक्रोस्कोपिक क्वेश्चन, बट थैंकफुली मटेरियल में मैंने कवर कर लिया था। TIWB, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये इनिशिएटिव किसने, तो UNDP और OECD ने लिया है। अब ये चीज़ असल में इंडिया ईयरबुक 2023 में दी थी और वहाँ से मैंने अपने जो नोट्स बनाए उसमें दिया था, पेज 446 ऑफ माय नोट्स, जो आप इधर देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 2024 की जो इंडिया ईयरबुक सरकार ने बनाई, इसमें शायद ये नहीं है, पर नसीब भगवान की मेहरबानी कि पहले से बना के रखा था और पूछ लिया। सो दिस इज़ कवर्ड, और मैं इसके लिए खुद को मैं ब्रैगिंग करूँगा कि हाँ है। हालांकि इन रियल लाइफ इतना सब रट के जाना मुश्किल है, बट दिस इज़ फॉर अकाउंटेबिलिटी कि हमने कवर किया था। आगे उसके बाद अभी 2-3 सवाल आएंगे फाइनेंस कमीशन के। फाइनेंस कमीशन आप जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट को 100 रुपये टैक्स में कमाई हुई तो उसमें से स्टेट्स को जो भी 41 रुपये देना है, अब उसमें से गुजरात को कितना मिले, बिहार को कितना मिले, वो होता है हॉरिजॉन्टल फार्मूला। उसके अंदर सब चीज़ें होती है कि भाई जिसका एरिया ज़्यादा है उसको पैसा ज़्यादा मिले, जो स्टेट में गरीबी ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिले, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा उसको मिले, ये सब। तो इसमें से 2-3 सवाल आए, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इट इज़ एक्सपेक्टेड, जो सीरियस है उसको पता होना चाहिए सब। सो फर्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके देख लेना, 3, 2, 1 डन। फिर सेकंड पूछा कि 2011 की सेंसस उसको किसने पहली बार यूज़ किया, तो 15वें फाइनेंस कमीशन है, क्योंकि 14वें में तो 71 का था, फिर 2011 के किया तो साउथ के स्टेट भी नाराज़ थे कि वगैरह वगैरह, वो हम पढ़ चुके कई बार। दिस इज डन। फिर तीसरा प्रश्न इसमें से पूछा, दिस इज थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंस कमीशन, कि ये फॉरेस्ट कवर को कितना वेटेज दिया गया है हॉरिजॉन्टल फार्मूला में, यहाँ तक कितना दिया गया है, 10%। ये भी बार बार मैं पढ़ा चुका हूँ, दिस इज ऑल कवर्ड। तो 3 क्वेश्चन आस्क्ड, ऑल ऑफ देम कवर्ड इन माय लेक्चर्स फ्रॉम फाइनेंस कमीशन। उसके बाद पूछा पार्ट्स ऑफ बजट, ये भी हर बार मैं बजट पढ़ाता हूँ तो क्लासिफिकेशन हम समझते ही हैं। इसमें पूछा है कि कैपिटल रिसीट में क्या आता है। देखिए बजट के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू में क्या आएगा, टैक्स, तो ये सब इनकम टैक्स, GST वगैरह। फिर आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, जैसे रेलवे टिकट, पोस्टल टिकट वगैरह से कमाया, और उसी के अंदर आता है कि सरकार ने जो ब्याज कमाया किसी को लोन दे के, तो वो सब हुआ रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट तो वो है, और हमको पूछा कैपिटल रिसीट, तो सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेटेड, तो 2 एंड मतलब B एंड C इज गॉन। बाकी जो बचा उसके अंदर आप समझो जो मार्केट बोरोइंग है वो तो कैपिटल रिसीट में आती है, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट में, तो उसी हिसाब से एलिमिनेशन टेक्निक से ये हो जाता है। एंड दिस इज कवर्ड एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये सॉल्व करना चाहिए, इट इज़ ईजी क्वेश्चन, क्योंकि आप समझो जो भी 2-5 लाख लोग अर्जी करेंगे उसके अंदर जो 20-30 हज़ार सीरियस हैं वो सब लोग इतना तो करके ही गए होंगे, इधर से नहीं तो किसी और के नोट से या सेल्फ स्टडी से। अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सपोज एक कार का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, लागत खर्च 60 रुपये का, स्टील प्लास्टिक रबर सब लगाया है। रतन टाटा को उस पर 40 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 100 रुपये। सरकार का ये गाड़ी पे हम मान लीजिए 18% GST लगाते हैं, तो ऑन द रोड प्राइस क्या होगा जो भाव पे ग्राहक को मिलेगा, 118 रुपये। ओके, इसको कहते हैं बर्डन ऑफ टैक्स ऑन अ कमोडिटी, कि कितना बोझ लगेगा। अब सोचो कि अगर सरकार कार पे लगने वाले GST को 18% से बढ़ा के 28% कर दे, तो फिर कर का बोझ किस साइड पे जाएगा। देखिए 2 बातें हो सकती हैं। अगर रतन टाटा ये कहे कि देखो सरकार ने GST 18 से बढ़ा के 28 कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता ग्राहक पे बोझ जाए, मैं चाहता हूँ ग्राहक को सेम टू सेम 118 रुपये ही पे करने पड़े, तो फिर उन्होंने क्या करना चाहिए, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देना चाहिए, कि जो पहले 40 रुपये रखते थे उसकी जगह 32 रुपये कर दे। तो कॉस्ट प्राइस तो समझो उसको तो चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि जो स्टील और प्लास्टिक रबर लगा वो लगना है। पर टाटा कहे कि देखो मैं पहले 40 रुपये मार्जिन रखता था, अभी 32 रुपये का ही प्रॉफिट मार्जिन रखता हूँ, तो यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस है 92, उस पर 28% GST, तो 118, तो ग्राहक पे बोझ नहीं आए, बराबर, ग्राहक इज हैप्पी। तो इस केस में आप समझो जो बर्डन ऑफ टैक्स ऑन अ कमोडिटी किस पे पड़ा, सेलर के ऊपर पड़ा। कुछ केस में ये भी हो सकता है कि मान लीजिए टाटा ये कहे नहीं मैं तो अपनी प्रॉफिट मार्जिन को सेम टू सेम रखूँगा, ये तो बोगे वो ग्राहक, तो कॉस्ट प्राइस 60, प्रॉफिट करेगा 40, सेलिंग प्राइस होगा 100, उस पर 28% GST, तो 128 रुपये हो गए कार का भाव, जो पहले 118 था। तो इस केस में समझो बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, ग्राहक के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब प्रश्न ये होता है कि अगर GST बढ़ेगा तो उसका बोझ किसकी साइड जाएगा, सेलर की साइड जाएगा कि बायर की साइड जाएगा।
वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसी है। मान लीजिए कोई नॉन एसेंशियल कमोडिटी है, जैसे ये पेप्सी कोला चॉकलेट्स, कि उसके बिना भी आप जी सकते हैं, तो उसका भाव बहुत बढ़ेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए जो सेलर है उसने भाव कम करना पड़े, मतलब उसने क्या करना है, मार्जिन प्रॉफिट का कम करना पड़े ताकि टैक्स भले बढ़ जाए, ग्राहक को सेम टू सेम भाव में मिले। या फिर कि बहुत सारे राइवल प्रोडक्ट्स हों, जैसे ये सोडा और चॉकलेट में होता है, सो देन सेलर विल हैव टू बियर इट, वो उसका बर्डन अपने सर पे लेगा। लेकिन मान लीजिए कोई असेंशियल कमोडिटी है, जैसे दवाइयाँ, दूध, या कोई एडिक्शन आइटम है जैसे गुटखा लीकर, तो उसका जितना टैक्स बढ़ा हो इसको जक मार के लेना ही पड़ेगा ग्राहक ने, तो फिर बिजनेसमैन क्या करेगा, प्रॉफिट मार्जिन चेंज नहीं करेगा और सारा टैक्स का बोझ, बढ़े हुए टैक्स का बोझ ग्राहक पे भेज देगा। तो यानी अगर हमें इसको बोलना हो कि ये किस पे निर्भर है, कि अगर कोई भी टैक्स बढ़ता है तो उसका बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन कमोडिटी वो किसकी साइड जाएगा, वो डिपेंड करता है कि इसके सप्लाई डिमांड के कर्व क्या है और इलास्टिसिटी क्या है। तो किसी माल का कितना डिमांड है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। समझो कि सोडा के केस में ऐसा हो सकता है कि भाव बढ़े तो आप उसको खरीदना छोड़ दोगे, पर अगर दवाई है तो आपको खरीदनी पड़े। मान लीजिए कि कैंसर की दवाई है तो उसका तो कर्व ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा कि जक मार के लेना ही पड़े जो भी भाव में मिल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली प्राइस बढ़ भी जाए टैक्स के चलते, स्टिल यू हैव टू डू दैट वगैरह वगैरह। सो अल्टीमेटली दिस डिपेंड्स ऑन द सप्लाई डिमांड कर्व्स एंड इट्स इलास्टिसिटीज। अब इसमें से प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके इसको देखो और इसके दोनों ही स्टेटमेंट इस हिसाब से करेक्ट होते हैं जो हमने अभी समझा। अब कुछ लोग इसका अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, देन माय आंसर इज की, तो फिर ऑफिशियल आंसर की आने दो तब देखते हैं। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन कमोडिटी। पॉज करके सुकून से देखना। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये बजट की ये वाली डेफिनेशन प्लाउडेन कमिटी या रिपोर्ट ने दी थी, ये तो सब लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब से रैंडम पूछा, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि हम सॉल्व कर सके। और ऐसे 2-3 और सवाल पॉलिटी में भी पूछे। खैर वापस आते हैं तो सीएपीएफ में क्या, मॉनेटरी पॉलिसी ओके, इजी क्वेश्चन, जयवान डिफिकल्ट। फाइनेंस कमीशन के प्रेम में 3 प्रश्न पूछे, तीनों को हार्ट इमोजी सॉल्व कर सकते हैं। टैक्स का डेटा पूछा, एक्सपेक्टेड आप करो। रैंडम जीके के अंदर भगवान मालिक है, छोड़ दिया तो भी कुछ। सो दैट वाज सेकंड पिलर ऑफ इकोनॉमी। नाउ थर्ड पिलर, इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी एक्सचेंज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2 सवाल हैं, G20 और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी अलग अलग बार में पढ़ा चुका हूँ आपको, इधर ही आप देख रहे हैं Win23 फ्री सीरीज। अब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी उसके 4 स्तंभ हैं या पिलर्स है। टैक्स में छूट देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, इमर्जिंग सेक्टर जैसे स्कोमेट, मतलब ये नाइट विजन गॉगल साइंस वगैरह वो करेंगे, और कोलैबोरेशन करेंगे यूनियन स्टेट डिस्ट्रिक्ट का। बस तो उसी के ऊपर प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके देखना। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। तो कोलैबोरेशन तो करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, इमर्जिंग एरिया जैसे स्कोमेट करेंगे, ये सही है। तो जो नहीं दिया वो गलत है। क्या, मोस्ट फेवर्ड नेशन को और बढ़ाएंगे, और ये भी हम पढ़ चुके हैं अलग अलग बार। सो दिस इज कवर्ड, मैं इसका क्रेडिट क्लेम करता हूँ। उसके बाद एक प्रश्न पूछा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कि इनमें से G20 के मेंबर क्या सारे G7 कंट्री उसके मेंबर हैं, क्या ब्रिक्स नेशन उसके मेंबर है, आसियान नेशन उसके मेंबर हैं वगैरह। वीडियो पॉज करके देखना। 3, 2, 1। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब देखिए ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है और वो अपने हैंडआउट में सब है, लेकिन वो G20 में नहीं। तो उस हिसाब से आपको एलिमिनेशन लगाने पड़ेंगे, देन यू कैन मैनेज। अदरवाइज आपका जवाब आएगा ही नहीं जब तक आपको ये ना पता हो कि ईरान ब्रिक्स का सदस्य बना। खैर ये भी सब अलग अलग आसियान है, G20, ये सब के मेंबर की पूरी लिस्ट ये सब अपने नोट्स में दी है। सो आई क्लेम क्रेडिट फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। पिलर 4, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, LPG रिफॉर्म्स, GDP, इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह इधर देखते हैं। इधर पूछा LPG रिफॉर्म, GDP कंपोनेंट, कोर इन्फ्लेशन। देखिए LPG रिफॉर्म्स के बारे में बात कैसी है कि नेहरू के ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन और खासकर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया। उसके बाद ये जो 1990s में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या LPG रिफॉर्म्स लिए गए प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव द्वारा, तो उसमें वो सारी बातें नहीं थी। उसमें क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसमें भारी उद्योग और औद्योगिकरण ये सब इतनी बातें नहीं थी। तो पॉवर्टी एलिवेशन उसका उद्देश्य नहीं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका उद्देश्य नहीं। उस हिसाब से एलिमिनेशन टेक्निक करो तो आपका जवाब है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब सरकारी कंपनियों में से सरकार अपनी शेयर हिस्सेदारी कम कर देगी, ये उसके 2 उद्देश्य थे। तो 1 और 2 इज करेक्ट। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है, समझो। GDP की फॉर्मूला मैं बार बार आपको सिखा चुका हूँ, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, CIGXM, मतलब ये I नहीं M होना चाहिए, M। अभी इसको हम लोग
ऐसे भी लिखते हैं। एनएसओ वाले जब लिखेंगे तो वो थोड़ा रिफाइंड वर्ड्स यूज़ करेंगे कि प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है एक्स माइनस एम, उसको वो कहेंगे नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। अब आप सोचो कि नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है कि हम अगर $10 का एक्सपोर्ट करें तो $15 का ऑयल इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इम्बैलेंस रहता है, उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। तो इधर नेट एक्सपोर्ट मतलब इन दोनों का आप जवाब निकालोगे तो 10 माइनस 15 जवाब आएगा -5, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है यूजुअली। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये जो जीडीपी के 4-5 कंपोनेंट है इसको बड़े से छोटे के क्रम में आप लगाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्योंकि नेट एक्सपोर्ट तो नेगेटिव आएगा तो वो सबसे लोएस्ट ही होगा ना। बाकी जितनी चीज़ें हैं कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो उससे तो बढ़ा ही होगा बराबर। तो और उसमें भी हाईएस्ट क्या हो सकता है? क्या सरकार या उद्योगपति के पास जितना पैसा खर्च करने के लिए उसके मुकाबले आम लोग तो ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं। कंबाइंड जब आप वैल्यू निकालो सारे सब लोग जो खरीद रहे हैं चीज़ों को, तो कंजम्पशन हो सकता है 50, नेट एक्सपोर्ट हो सकता है -5। तो ये होगा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब वीडियो पॉज करके देखना, पहले तो ऑप्शन पढ़ो कि क्या वो पूछ रहा है। ओके, तो जीडीपी के कंपोनेंट इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप पूछो। तो सोर्सेस ऑफ डिमांड यही सब है, सीआईजी एक्सएम यही सब पूछ रहा है वो असल में। हाँ, तो यहाँ पर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। ये मोस्टली एनएसओ ने जो ऑफिशियल डेटा निकाला उस हिसाब से अरेंज करो, पीएफसी, गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। बट रियल लाइफ में हम याद करके जा नहीं सकते थे। लेकिन हम जो लॉजिकल एलिमिनेशन भी करें कि यूजुअली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो नेट एक्सपोर्ट सबसे लोएस्ट होना चाहिए बराबर। तो ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि सारे जो ऑप्शन है उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्योंकि करना है तो आपका आखिरी वाला स्टेप होना चाहिए नेट एक्सपोर्ट। तो उसी हिसाब से 50% चांस है कि सी ऑप्शन हो सकता है और 50% चांस है कि डी ऑप्शन हो सकता है। और उसमें भी थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लो तो भाई सरकार तो इतना पैसा कहाँ खर्च करेगी जितना जनता करेगी, तो जवाब सी होना चाहिए। तो इस चीज़ का मैं 50-50 तक हो सकता है, मैंने जो पढ़ा था उसमें से ऐसा मैं क्रेडिट क्लेम करता हूँ। इसके आगे एक कोर इन्फ्लेशन का बोझा सिंपल है, ये भी लेक्चर्स में मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। देखिए, एक तो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जैसे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई की जो भी न्यूज़पेपर की अखबार की सुर्खियों में आपने पढ़ा, उसमें क्या होता है फूड, फ्यूअल, गुड सर्विसेज सबका वो कंबाइन बोलते हैं। ऑफकोर्स डब्ल्यूपीआई में तो सर्विसेज को काउंट नहीं करते, पर सीपीआई के अंदर तो काउंट करते हैं। अब ऐसा भी जो हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन मिला, मान लीजिए सीपीआई या उसको हम कहें रिटेल इन्फ्लेशन, उसमें से आप फूड इन्फ्लेशन को माइनस करो, फ्यूअल इन्फ्लेशन को माइनस करो, तो जो जवाब आए उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। अब इसमें से सिंपल प्रश्न पूछा कि रिटेल कोर इन्फ्लेशन वो जब आपको निकालना है तो किस चीज़ को माइनस करना चाहिए? तो सारे फूड और फ्यूल को माइनस करना चाहिए। तो जवाब क्या, 1 और 2 ओनली। पॉज करके देखना वीडियो ज़रूरत पड़े तो। आगे बढ़ते हैं। तो पिलर 4 में से ऐसे कुछ प्रश्न आए। अभी पिलर 5 में से भी काफ़ी प्रश्न पूछ लिए इन्होंने। सरकारी कंपनियों का जनरल नॉलेज पूछा, लो प्रोफाइल सब लॉजिस्टिक पॉलिसी पूछी, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वगैरह देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेगमेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें एक पूछा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का गलत वाक्य ढूंढिए। तो अपने जो लेक्चर हैंडआउट है उसके अंदर देखिए 2022 में बना, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बनाया और बेसिक फीचर दिए हैं। अब उसको आप सोचने बैठो तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया ना कि 2022 में बना, हमको रॉन्ग फाइंड करना है। इट विल इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स, वो भी सही है। आप जब इंटरप्रिटेशन चालू करो कि जितना जल्दी आप लॉजिस्टिक मतलब जल्दी जल्दी सामान भेज पाओगे, तो भारत का जूते और कपड़े यूरोप पहुंचते हैं उससे ज़्यादा बांग्लादेश के जल्दी पहुंचते हो, तो अपना कॉम्पिटिटिवनेस कम था वो बढ़ गया, वो भी करेक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो भी करेक्ट है। तो क्योंकि फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो फोर्थ शुड बी रॉन्ग, क्योंकि फोर्थ में क्या जरूरत से ज़्यादा बीरबल की खिचड़ी वाली बात है कि इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर डी लेवरेजिंग बैलेंस शीट्स एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब उसका उद्देश्य नहीं है भाई। उसके लिए तो सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट करो या कोई बैड बैंक जैसा बनाओ और वो ये प्राइवेट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप कंपनियां हैं उसका सब बैड लोन खरीद ले, तो वो सब यहाँ पर बातें हैं नहीं। सो एज अ रिजल्ट इट इज़ पॉसिबल। तो आई क्लेम क्रेडिट फॉर इट इन द सेंस कि जो पढ़ के गया है तो उसमें इतनी तो मैच्योरिटी और डेप्थ हो गई होनी चाहिए कि वो इसको हैंडल कर सके। इसके बाद सरकारी कंपनियों के बारे में कुछ जनरल नॉलेज पूछा है, लेकिन क्योंकि उसमें ज़्यादातर ऐसी सरकारी कंपनियां जो एनर्जी के साथ डील करती हैं, इसलिए मैं इसको पिलर 5 में लगता हूं, क्योंकि पिलर 5 में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाता हूं।
एक तो अतरंगी सवाल पूछा है कि ये ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको मिला, और जवाब है एनटीपीसी। इट इज़ अ टफ क्वेश्चन, इतना हम करके नहीं जा सकते क्योंकि ये फेमस अवार्ड है ही नहीं। ये एक बात हुई। फिर दूसरा पूछा सिंगरेनी कोलरीज के बारे में। पहले वीडियो पॉज करके आप 4 स्टेटमेंट पढ़ो। ये जो सिंगरेनी कोलरी है ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये सरकारी कंपनी है जिसमें यूनियन का कुछ हिस्सा है और स्टेट का कुछ हिस्सा है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर दूसरे और तीसरे में से कुछ हो सकता है। चौथा क्या बोलता है, इट इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। तो ये लार्जेस्ट नहीं है क्योंकि कोल इंडिया ऐसा बोलता है कि हम लार्जेस्ट हैं, और यूपीएससी के आप पीवाईक्यू देखो तो अलग अलग टाइम पे उन्होंने ऐसा पूछा भी और उसमें वही जवाब है कि कोल इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और ये सब अपने हैंडआउट में इतना तो हमने पढ़ा है, तो उस पढ़ाई से हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ए और डी चला गया, तो 50-50 बचता है कि या तो बी हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। तो मैं उसकी इतनी क्रेडिट क्लेम करता हूँ कि 50-50 पॉसिबल फ्रॉम माय नोट्स। नाउ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। ये जो सिंगरेनी कोलरीज का पूछा 2023 की इंडिया ईयरबुक में दिया है सब डिटेल में, 2024 की इंडिया ईयरबुक में नहीं दिया, कॉम्प्रेस किया तो इसको 2 लाइन में सिमट दिया, तो इसलिए यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग या क्रेजी का। फिर ये वाला टॉपिक ये मैंने इतना नहीं पढ़ाया था। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में किन किन सेक्टर्स को कवर किया है, वीडियो पॉज करके देखना। अभी आप अगर सोचने बैठो कि भाई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, ये सब आईटी रिलेटेड होना चाहिए, तो इरिगेशन फैसिलिटी शायद वो इतना ना हो, तो करके आप एलिमिनेशन कर दो, 4 गलत है, तो इस हिसाब से ACD चला गया, द आंसर शुड बी बी। या एजुकेशन ना हो, 5 गलत है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मीडियम टू टफ क्वेश्चन, डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। हर एक क्वेश्चन में से तुक्के मार के रिस्क नहीं लेने चाहिए। कब तक लेना है नहीं लेना है उसकी प्रैक्टिस आपको कब होगी, जब आप PYQ करेंगे, जब आप मॉक्स करेंगे। ऐसा फ्री मॉक या अनअकैडमी UCSC जिसका बैनर अभी आप नीचे देख रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल और सब जीत सकते हैं, इसको पार्टिसिपेट करें। और भी ऐसे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, इसको आप अनअकैडमी में दे सकते हैं। फिर एक प्रश्न है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब इसमें उसने वो पैराग्राफ सीधे उठा के इंडिया ईयरबुक से पूछा है। ऑफकोर्स मैंने टॉपिक पढ़ा है लेकिन इतने पैराग्राफ लंबे मैंने वहाँ नहीं दिए थे, तो मैं इसका क्रेडिट क्लेम नहीं कर रहा। मैक्सिमम सेकंड स्टेटमेंट जितना कर सकते हैं मुझसे जो पढ़ा, तो 50-50 का क्रेडिट मैं ले सकता हूँ, नॉट मोर देन दैट। वीडियो पॉज करके देखना, आसान प्रश्न है। इसके बाद पूछा गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब मेरे हैंडआउट में मैंने कवर तो किया था लेकिन इतना स्पेसिफिक नहीं पढ़ा है कि इसमें मेला, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें तो इतना हो नहीं सकता। हाँ, आइडेंटिफाइड विलेज में काम करेंगे, ये बॉर्डर एरिया में जो है, तो मैक्सिमम में भी आई कैन क्लेम 50-50, उससे ज़्यादा नहीं। बट एनीवेज इसका जवाब होता है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पॉज करके आप देखें। अभी आता है तो पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर इज डन। अभी आता है पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें एक प्रश्न पूछा कौन सा, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाला, लेकिन ये गलत प्रश्न है पूरा, क्योंकि इसमें एनीमिया और ओबेसिटी दोनों बढ़ रही है, तो इस कारण से ये गलत। डज नॉट शो एनी इम्प्रूवमेंट, आप समझो इंटरप्रिटेशन कि मतलब जो कम हुआ वो अच्छी बात होगी, तो बच्चे कम मृत्यु हो रहा है वो अच्छी बात है, टोटल फर्टिलिटी कम वो भी अच्छी बात है। यहाँ पर कि क्या इंप्रूव नहीं हुआ, तो ओबेसिटी बढ़ रही है इसलिए इसको हम इंप्रूवमेंट नहीं कह सकते, एनीमिया बढ़ा है उसको इंप्रूवमेंट नहीं कह सकते। सो देयरफॉर B and C 2 कुड बी आंसर, तो वो गलत। आखिरी में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ये UPSC की CDS एग्जाम जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर सिलेक्ट करने के लिए होती है, CAPF जो BSF CRPF वगैरह के ऑफिसर के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो ये सरकारी डिपार्टमेंट और सरकारी कंपनियों में इंजीनियर्स के लिए होती है, तो उसमें बार बार वो पूछते हैं। जो ट्रेडिशनल सिविल सर्विस एग्जाम या IAS वाली एग्जाम है उसमें वो नहीं पूछते। पिछले 13 साल में सिर्फ 2 बार ही IAS एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे, इसलिए मैं इसको लाइव नहीं पढ़ाता। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज है, 2 लेक्चर हैं और 20-30 पेज का हैंड आउट होगा, वही आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनलॉक हो जाता है। मतलब इसको मैं लाइव नहीं पढ़ाता, 2 साल पहले रिकॉर्ड किया वो देख लो, क्योंकि वो तो थियरी है, उसमें नया क्या करे। तो उसमें से प्रश्न पूछा जो हम सॉल्व कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए पहले 2 प्रकार की वस्तुओं का भेद समझो, एक होते हैं प्राइवेट गुड्स और एक होते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, मिलिट्री जो हमको डिफेंड कर रही है वो सब। तो क्या इसमें ऐसा है कि आदमी GST भरता है तो उसको स्ट्रीट लाइट मिलेगी और ये नहीं भरता उसको नहीं मिलेगी? ना, ऐसा तो है नहीं, नॉन इंक्लूजन है, नॉन राइवलरी है। मतलब इसको स्ट्रीट लाइट मिल रहा है तो बाजू में ये खड़ा होकर पड़ेगा तो इसको भी तो मिलेगी। सो बोथ थिंग्स आर पॉसिबल।
ऑन द अदर साइड जो प्राइवेट गुड्स होते हैं जैसे कि आईफोन, तो आईफोन ऐसे आपके पास पैसा है तो ही खरीद सकते हैं, यानी प्राइस एक्सक्लूजन इज पॉसिबल। दूसरा कि देयर इज़ अ राइवलरी इन कंजम्पशन, कि अगर ये एक आदमी ने ये वाला जूता खरीद लिया तो इस आदमी को नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड फाइनाइट कमोडिटी वो है। तो ये फ़र्क होता है प्राइवेट और पब्लिक गुड्स में। और ये मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो रिकॉर्डेड सीरीज़ आप देखो, ये सब डिटेल में पढ़ा चुका। इधर से सिंपल प्रश्न पूछा है, वीडियो पॉज करके देखना। पहला स्टेटमेंट तो बराबर है कि नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूजिबिलिटी होती है पब्लिक गुड्स में, सही बात है, जैसे स्ट्रीट लाइट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मार्केट कैन प्रोवाइड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी, और हमको पब्लिक गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, ऐसा हम मान के चलें। तो भाई मार्केट को तो एक्सटर्नलिटी की तो परवाह नहीं। एक्सटर्नलिटी क्या है कि एक सीमेंट कंपनी खुली है, उसके चलते आजू बाजू के जो नेबर्स हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वसन में तकलीफ हो रही है क्योंकि इधर से बहुत सारा धुआं निकलता है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हुआ। तो कंपनी जो है खुद से पॉजिटिव नेगेटिव की परवाह नहीं करेगी, वो तो अपना ही प्रॉफिट देखेगी। तो ऐसी उम्मीद करना कि मार्केट कोई स्ट्रीट लाइट खड़ी कर दे क्योंकि उसमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, थोड़ा मुश्किल है। सो अज्यूमिंग सेकंड स्टेटमेंट इज अबाउट मार्केट प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स, तो ये तो गलत हो जाएगा कि वो कोई ऐसा बहुत देंगे नहीं। सो द आंसर विल बी ओनली वन करेक्ट। ये सब पढ़ा था। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पूरा अनलॉक हो जाता है इन द अनअकैडमी। इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स की जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड, सब कुछ आप अनलॉक कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल सब में, और सभी सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। MCQ की प्रैक्टिस की फुल एंड टेस्ट की पूरी सीरीज़ है, मीन्स आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है, CSET भी इंक्लूडेड है, थियरी करंट एवरीथिंग कवर्ड। और मेरा कोर्स मैंने आपको बताया 15 अगस्त से इकोनॉमी चालू हुआ है। 4 ही लेक्चर हुए हैं क्योंकि गुरु शुक्र शनि रवि क्लास होते हैं। सो इट इज़ नॉट टू लेट टू ज्वाइन, यू आर वेलकम। कल से वापस गुरु शुक्र शनि रवि की साइकिल चलती रहेगी। और अट्रैक्टिव प्राइस डिस्काउंट ऑफर नीचे है, उसका फ़ायदा उठाइए। ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी क्लासेस आप जुड़ सकते हैं। और UCSC स्कॉलरशिप टेस्ट जो होगी 25 तारीख रविवार को सुबह 11 बजे और 5 बजे, जिसमें ये सब आप मोबाइल लैपटॉप और स्कॉलरशिप वगैरह जीत सकते हैं। सो डू पार्टिसिपेट। और इसके अलावा जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी वगैरह में भी जो अतरंगी प्रश्न आए तो उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो अनअकैडमी अनस्टॉपेबल यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं वो आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। ऑल द बेस्ट। Unacademy. Let's crack it.